अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद हुसैन अब्बास और आप देख रहे हैं SH नॉलेज। फ्रेंड्स, इल्म हासिल करना एक ऐसी इबादत है, एक ऐसा फ़र्ज़ है कि जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया है और आपकी ज़िंदगी से हमें ऐसे बहुत से वाक़यात और मिसालें मिलती हैं कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म को फ़रोग़ देने में बहुत ज़्यादा कोशिशें भी की और मसाजिद के अंदर भी इल्म की तालीम के हवाले से बहुत ज़्यादा आपकी नसीहतें मौजूद हैं। हमें भी अपने मुआशरे में इल्म की रोशनी को फैलाना चाहिए। छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक जितना हो सके, जो आपके पास इल्म है, जो हमारे पास मालूमात है, अच्छी बातें हैं, अच्छे मशवरे हैं, वो ज़रूर पहुँचाने चाहिए ताकि लोगों में, बच्चों में, भाइयों में, दोस्तों में एक शऊर पैदा हो, एक इल्म की फ़िज़ा पैदा हो। तो जितना हम इस दरख्त की आबियारी करते जाएंगे, इसकी छाँव से हर तबके का इंसान, हर ज़ात पात का इंसान, चाहे वो अमीर है या गरीब है, वो इसकी छाँव से जो है वो मुस्तफ़ीद होता रहेगा। तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम लोग इल्म को सबसे पहले ख़ुद हासिल करें और फिर उसको आगे फ़रोग़ भी दें। तो फ्रेंड्स, आज हमने मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स की एक वर्कशीट को सॉल्व करना है और उस हवाले से जो है कुछ एक्सरसाइजेज़ हैं जिनमें MCQs भी हैं और फिल इन द ब्लैंक्स भी हैं और कुछ हमें मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स गिवन होंगे और हमने उनके सेंटेंसेस बनाने होंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। Today we will solve a worksheet to understand model helping or auxiliary verbs। So इन वर्कशीट का जो मेन मकसद है वो यही है कि जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब है उसकी अंडरस्टैंडिंग हो सके, वो सेंटेंसेस में कैसे इस्तेमाल होता है और किन सूरतों में हम लोग प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स की बजाय मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1 इस जिसमें कि चूज़ द करेक्ट मॉडल हेल्पिंग वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। इट मीन्स कि हमें कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं और उनके साथ उस सेंटेंस में जो फिल इन द ब्लैंक है उसके अंदर एक सूटेबल ऑप्शन के तौर पे हमें 4 ऑप्शंस गिवन हैं और उन 4 ऑप्शंस में से हमने करेक्ट मॉडल हेल्पिंग वर्ब को चूज़ करना है। सो लेट्स डू द फर्स्ट एक्सरसाइज। इन द फर्स्ट एक्सरसाइज sentence number 1 is he blank publish his book next year and we have options in brackets will, can, may and should। तो जब भी आपने फिल इन द ब्लैंक को या MCQs को सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपने सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट को, उसके मीनिंग को अंडरस्टैंड करना है ताकि आप करेक्ट ऑप्शन पर पहुंच सकें। हो सकता है कि आपको एक से ज़्यादा ऑप्शंस जो हैं वो ठीक लग रही हों, तो अगर एक से ज़्यादा ऑप्शंस मैचिंग हो तो आपने कोई सी एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में या जब भी आपका टेस्ट होता है तो उसमें हम 2 ऑप्शंस को सेलेक्ट नहीं कर सकते। सो अगर हम पहली सेंटेंस की बात करते हैं, ही ब्लैंक पब्लिश हिज बुक नेक्स्ट ईयर, कि वो अगले साल अपनी किताब को शाया करेगा या कर सकता है। सो एक इसमें एडवर्ब ऑफ टाइम दिया गया है नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर जो है एक ऐसा टाइम सीक्वेंस है जो अभी आना है, जो पास्ट में नहीं है, जो प्रेजेंट में नहीं है, बल्कि एक ऐसा टाइम जो कि अभी आना है। तो यहाँ भी हमने फ्यूचर टेंस भी यूज़ कर सकते हैं कि देखते हैं कि कौन सा मॉडल हेल्पिंग वर्ब जो है वो यहाँ पर ज़्यादा सूटेबल बनता है। If we try will, then sentence will become he will publish his book next year, कि वो अगले साल अपनी किताब जो है वो शाया करेगा। दिस इज़ अ परफेक्टली करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि जो विल शैल है ये हम लोग बतौर हेल्पिंग वर्ब के फ्यूचर टेंस में इस्तेमाल करते हैं और हमें जो एडवर्ब ऑफ टाइम दिया गया है वो भी फ्यूचर टेंस की तरफ इशारा कर रहा है। दैट्स वाई विल जो है यहाँ पर मोस्ट सूटेबल मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। अगर हम कैन का इस्तेमाल करते हैं तो इस सेंटेंस का मीनिंग बनता है कि वो अगले साल अपनी किताब शाये कर सकता है। इसके अंदर भी पॉसिबिलिटी हमें नज़र आती है, ये भी एक सूटेबल हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लगाया जा सकता है। अगर हम मे की बात करते हैं, ही मे पब्लिश हिज बुक नेक्स्ट ईयर, के वो अगले साल अपनी किताब शाये कर सकता है। अगर हम कैन की बात करें तो उसमें हमें एबिलिटी नज़र आती है और अगर हम मे की बात करते हैं तो उसमें हमें पॉसिबिलिटी नज़र आती है। सो इट मीन्स के दोनों ऑप्शंस जो हैं वो कहीं ना कहीं एडजस्टेबल तो हैं।
लेकिन जो ज़्यादा फोकस है, जो ज़्यादा सूटेबल है, जिसके मीनिंग्स ज़्यादा क्लियर हमें नज़र आ रहे हैं, दैट इज़ विल। सो यहाँ पे जो ट्रू ऑप्शन है वो विल है। और इसमें जो लास्ट ऑप्शन शुड दी गई है, ही शुड पब्लिश हिज बुक नेक्स्ट ईयर, कि उसे अगले साल अपनी किताब शाया करनी चाहिए, ये ऑप्शन भी सूटेबल है। सो अगर हमें इन चारों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करनी पड़े तो विल वुड बी द बेस्ट ऑप्शन। इन सेंटेंस नंबर 2, यू डैश क्लीन योर रूम, कि आपको अपना कमरा साफ़ करना चाहिए। सो आपको अपने कमरे की सफाई के हवाले से जो है सेंटेंस का मीनिंग जो है यहाँ पे बन रहा है। सो हम देखते हैं कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब जो है वो यहाँ पर बेस्ट सूटेड है। सो द गिवन ऑप्शंस आर कैन, शुड, वुड एंड मे। सो हम सबसे पहले कैन को यूज़ करते हैं, देन सेंटेंस विल बिकम यू कैन क्लीन योर रूम, कि आप अपना कमरा साफ़ कर सकते हैं। यहाँ पर परमिशन की सेंस हमें जो है वो नज़र आ रही है। अगर हम शुड की बात करते हैं, यू शुड क्लीन योर रूम, कि आपको अपना कमरा जो है वो साफ़ करना चाहिए, तो यहाँ पे एक ड्यूटी, एक ऑब्लिगेशन की सेंस हमें मिलती है। और अगर हम वुड का इस्तेमाल करते हैं, यू वुड क्लीन योर रूम, तो यहाँ पे वुड के दो मीनिंग्स निकल सकते हैं। अगर हम फ्यूचर को एज अ पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं तो ये बनता है तुम अपने कमरे को साफ़ करोगे इन पास्ट सेंस, या हम इसका ये मतलब निकाल सकते हैं कि तुम अपने कमरे को साफ़ करते। तो वुड को इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसकी सेंस बहुत वीक है। अगर हम मे की बात करते हैं, यू मे क्लीन योर रूम, कि आप अपने कमरे को साफ़ कर सकते हैं, इसमें भी एक परमिशन की पॉसिबिलिटी की सेंस जो है मिलती है। सो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा सूटेबल ऑप्शन है वो शुड है, क्योंकि जो इसमें एक्शन गिवन है वो ये है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे आपको बताया जा रहा है, एक ड्यूटी के तौर पे बताया जा रहा है। सो शुड को हम लोग यहाँ पे हाईलाइट करेंगे, यू शुड क्लीन योर रूम, कि आपको अपना कमरा जो है वो साफ़ करना चाहिए। इन सेंटेंस नंबर 3, blank she get a new job, and the sentence is ended with the sign of exclamation. सो जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, इसके आने से आपका जो सेंटेंस है वो दुआया बन जाता है, फुजाया बन जाता है, जिसके अंदर आपके जो एहसासात हैं या जज्बात हैं उनका इजहार हमें मिलता है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनके एंड पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ जाए, वो या तो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, या उनको एक्सक्लेमेटरी में भी इस्तेमाल करते हैं। सो यहाँ पे जो गिवन ऑप्शंस हैं दैट इज़ कैन, मे, शुड एंड विल। लेकिन अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो यहाँ पे जो सबसे बेस्ट सूटेड हेल्पिंग वर्ब है दैट इज़ मे शी गेट अ न्यू जॉब, कि अल्लाह करे कि उसको नई जॉब या नई नौकरी वगैरह जो है वो मिल जाए। सो दिस इज़ अ टाइप ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंस, के जिसमें आप दुआ के कलमात इस्तेमाल कर रहे हैं। सो दुआया फ़िक्रों में हम लोग मे का इस्तेमाल करते हैं। इन सेंटेंस नंबर 4, ब्लैंक यू प्लीज़ पास मी माई बैग, के मेहरबानी करके क्या तुम मुझे मेरा बैग पकड़ाओगे या मुझे दोगे। सो आवर ऑप्शंस आर विल, वुड, शुड एंड मे। इस सेंटेंस में अगर हम विल का इस्तेमाल करते हैं, विल यू प्लीज़ पास मी माई बैग, के मेहरबानी करके क्या तुम मुझे मेरा बैग पकड़ाओगे, ये सेंटेंस भी ठीक है। अगर हम वुड का इस्तेमाल करते हैं तो वुड जो है ये पोलाइट वे में जब हम बात करते हैं, फॉर्मल वे में जब हम बात करते हैं, या इसके अंदर आप बहुत ज़्यादा काइंड वर्ड्स का जब आप इस्तेमाल करते हैं एक रिस्पेक्ट के तौर पे, तो उसमें हम वुड का भी इस्तेमाल करते हैं। सो वुड यू प्लीज़ पास मी माई बैग, दिस सेंटेंस विल आल्सो बी करेक्ट। एंड देन शुड यू प्लीज़ पास मी माई बैग, कि क्या आपको मुझे मेरा बैग पकड़ा देना चाहिए। नंबर 4 में हम शुड का इस्तेमाल जो है वो नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा कम है। एंड द लास्ट ऑप्शन इज़ मे यू प्लीज़ पास मी माई बैग, के क्या इस बात का इम्कान है कि आप मुझे मेरा बैग पकड़ा सकते हैं। सो मे को भी हम जो है नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटी भी बहुत कम है। सो फर्स्ट 2 ऑप्शंस आर इक्वली रिलायबल टू यूज़ इन सेंटेंस नंबर 4। सो मोस्ट सूटेबल आई थिंक इज़ वुड यू प्लीज़ पास मी माई बैग, क्योंकि जब आप एक रिस्पेक्ट के तौर पे, एक अपनायत के साथ, एक फ्रेंडली मैनर में जो है बात कर रहे हैं, एक जेंटल वे में जब आप बात कर रहे होते हैं, हम ज़्यादातर जो है वो वुड का इस्तेमाल करते हैं। सो वुड यू प्लीज़ पास मी माई बैग, दिस इज़ द करेक्ट आंसर। इन सेंटेंस नंबर 5, ही
ब्लैंक फॉलो कंपनी रूल्स टू अवॉइड एनी मिस एप्रोप्रिएशन, कि उसे जो है कंपनी के कवानीन की पाबंदी करनी चाहिए। अब जो कंपनी के कवानीन हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, वो अप टू डेट होते हैं और सबको मालूम भी होते हैं। सो उनकी जो पाबंदी होती है उसके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा नो हाउ होना चाहिए और उसके बारे में सो कंपनी के रूल्स पे काफ़ी ज़्यादा चेक एंड बैलेंस होता है। सो किसी भी तरह की जो मिस एप्रोप्रिएशन है, इसमें मिस एप्रोप्रिएशन मीन्स बदउनवानी या किसी भी चीज़ के गलत इस्तेमाल से बचने के लिए आपको जो कंपनी के जो कवानीन हैं उनकी पाबंदी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। So the given options are may, will, would and must. So if you try may, he may follow company rules. So कि वो कंपनी के कवानीन की पाबंदी कर सकता है। So there is a possibility. So observance of rules is a possibility because कंपनी के जो रूल्स हैं उनकी जो ऑब्जर्वेंस है, उनकी जो फॉलोइंग है वो बहुत ज़्यादा मस्ट होती है। सो इसमें पॉसिबिलिटी का जो क्राइटेरिया है वो नज़र नहीं आता। एंड सेकंड ऑप्शन इज़ विल, ही विल फॉलो कंपनी रूल्स टू अवॉइड एनी मिस एप्रोप्रिएशन। सो विल इज़ अ गुड ऑप्शन कि वो कंपनी के कवानीन की पाबंदी करेगा किसी भी बदउनवानी से बचने के लिए। विल जो है वो एक गुड ऑप्शन है। देन वुड, ही वुड फॉलो कंपनी रूल्स टू अवॉइड एनी मिस एप्रोप्रिएशन। इसमें दो मीनिंग्स बनते हैं कि वो कंपनी के कवानीन की पाबंदी करेगा या वो कंपनी के जो कवानीन हैं उनकी पाबंदी करता। सो हम वुड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं बट ऑन अ वेरी लो एक्सटेंट। देन कम्स मस्ट। सो मस्ट आपके एक ऐसे ऑब्लिगेशन की तरफ इशारा करता है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो या नेसेसरी हो। सो अगर हम सेंटेंस की मैचिंग देखते हैं तो कंपनी के रूल्स को फॉलो करना ये एक मस्ट चीज़ होती है, एक मस्ट ऑब्लिगेशन होता है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। सो यहाँ पे जो मोस्ट सूटेबल हेल्पिंग वर्ब है दैट इज़ मस्ट। सो अगर हमने MCQs में से कोई भी हेल्पिंग वर्ब चूज़ करना है तो उससे पहले हमने एक मरतबा या दो मरतबा सेंटेंस को रिवाइज़ करना है, उसको पढ़ना है, उसको रिपीट करना है ताकि हमें सेंटेंस की सेंस अच्छी तरह समझ में आ जाए, उसका मीनिंग समझ में आ जाए और उसके बाद हम जो है वो करेक्ट ऑप्शन तक पहुंच सकें। सो दिस वाज एन एक्सरसाइज अबाउट MCQs। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द सेकंड एक्सरसाइज। Exercise 2 is about fill in the blanks by using suitable modal helping verbs. So last exercise was about MCQs but this one is a fill in the blanks. So हमने fill in the blanks में अपनी मर्ज़ी से एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब को चूज़ करना है कि सेंटेंस के मीनिंग्स को भी ब्रेक ना करे और सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से भी वो प्रॉपर रहे। So let's do exercise number 2. Exercise number 2 and sentence number 1 is इट ब्लैंक रेन टुडे, कि आज बारिश के होने का इम्कान जो है वो ज़ाहिर किया जा रहा है। सो यहाँ पे अगर हम विल को ऐड करते हैं, इट विल रेन टुडे, दैट इज़ सूटेबल कि आज बारिश होगी। अगर हम यहाँ पे मे ऐड करते हैं, इट मे रेन टुडे, कि आज बारिश हो सकती है, तो मे भी यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि किसी भी काम के होने का जो पॉसिबिलिटी है या इम्कान है हम उसको ज़ाहिर करते हैं तो हम मे का इस्तेमाल करते हैं। सो मे इज़ अ राइट ऑप्शन। सो मोस्ट सूटेबल आई थिंक इज़ मे और विल, आप इन दोनों में से कोई भी ऐड कर सकते हैं। इन सेंटेंस नंबर 2 डैश वी कम इन, के हम अंदर आ सकते हैं। अगर इस सेंटेंस में हम परमिशन की सेंस को ऐड करें तो मे यहाँ पे जो है वो मोस्ट सूटेबल है। मे वी कम इन, के क्या हम अंदर आ सकते हैं। अगर यहाँ पे कैन को ऐड किया जाए तो कैन जो है वो एबिलिटी को शो करता है, कैन वी कम इन, क्या हम अंदर आ सकते हैं, क्या परमिशन मांग रहे हैं। अगर यहाँ पे हम शेल को ऐड करते हैं, शेल वी कम इन, के क्या हम अंदर आ जाएंगे। सो ये भी यहाँ पर सूटेबल बनता है बट अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस मे इज़ मोस्ट सूटेबल मॉडल हेल्पिंग वर्ब दैट वी कैन यूज़ इन दिस सेंटेंस। इन सेंटेंस नंबर 3 यू डैश ओबे योर टीचर्स, कि अपने जो असातिज़ा हैं उनकी फर्मा बरदारी करना ये आपकी ड्यूटी में शामिल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो बीइंग एज अ स्टूडेंट और सबॉर्डिनेट यू शुड ओबे योर टीचर्स, के आपको अपने टीचर्स की फर्मा बरदारी करनी चाहिए। सो शुड इज़ द मोस्ट सूटेबल ऑप्शन इन सेंटेंस नंबर 3। इन सेंटेंस नंबर 4 आई डैश लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, कि मैं चाय का एक कप पीना चाहूँगा।
अब यहाँ पे अगर हम शेल को यूज़ करें, आई शेल लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी। सो शेल को यूज़ किया जा सकता है, लेकिन जो यहाँ पे जो सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट है दैट इज़ नॉट मैचिंग विद मॉडल हेल्पिंग वर्ब शेल। अगर यहाँ पे हम लोग वुड का इस्तेमाल करते हैं, आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, कि मैं चाय का एक कप पीना चाहूँगा। सो यहाँ पे जो वुड है उसकी सेंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज़ आप अपनी एक डिज़ायर का इजहार कर रहे हैं, एक विश का जो है वो इजहार कर रहे हैं इन पोलाइट मैनर। सो यहाँ पे जो वुड है दैट इज़ मोस्ट सूटेबल ऑप्शन। इन सेंटेंस नंबर 5, ही डैश प्ले टेनिस वेरी वेल। दिस इज़ अ वेरी सिंपल सेंटेंस, देयर इज़ नो एडवर्ब ऑफ टाइम। सो अगर यहाँ पे हम लिखें, अगर यहाँ पे हम विल का इस्तेमाल करते हैं, ही विल प्ले टेनिस वेरी वेल, कि वो बहुत अच्छा टेनिस खेलेगा, दैट इज़ मोस्ट सूटेबल। विल इज़ आल्सो सूटेबल इन दिस सेंटेंस। एंड इफ़ वी ऐड ही कैन प्ले टेनिस वेरी वेल, कि वो टेनिस बहुत अच्छा खेल सकता है, इज़ मोस्ट सूटेबल आई थिंक सो, बिकॉज कैन जो है वो आपकी एबिलिटी को जाहिर करता है। सो यहाँ पे टेनिस क्योंकि स्पोर्ट्स से रेलिवेंट है, सो स्पोर्ट्स नीड्स यूर सम एथलेटिक स्किल्स, यूर फिजिकल एबिलिटीज़ टू प्ले अ गेम वेरी वेल। सो यहाँ पे कैन जो है वो ज़्यादा सूटेबल लग रहा है। यहाँ पे जो है वो शुड भी हम ऐड कर सकते हैं, ही शुड प्ले टेनिस वेरी वेल, कि उसे टेनिस बहुत अच्छा खेलना चाहिए, बीइंग एज अ ड्यूटी on the person. So there are lot of options and it depends on you कि आप किस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ऑप्शन एक ऐसी ऑप्शन होनी चाहिए कि जिससे जो सेंटेंस का मीनिंग है वो ब्रेक ना हो, और सेंटेंस जो है उसके मीनिंग्स क्लियर भी हों, और उसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो भी बरकरार रहे। So this was exercise number 2. Now we will move towards next exercise. Exercise 3 is about make sentences from the given model helping verbs, कि आपको कुछ हेल्पिंग वर्ब्स दिए गए हैं, मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स दिए गए हैं, और उन मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स के आपने सेंटेंसेस बनाने हैं। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्लास 9th में मोस्टली पूछे जाते हैं। जो हमारी इंग्लिश की बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक्स हैं, उनमें एक्सरसाइज में आपको चैप्टर के हवाले से कुछ वर्ड्स दिए जाते हैं और उनके आपने सेंटेंसेस बनाने होते हैं। उनमें वर्ड्स भी होते हैं, उनमें फ्रेजेस भी होती हैं। सो इट डिपेंड्स कि आप किस टेंस में वो सेंटेंस बना रहे हैं, बट सेंटेंस का जो मीनिंग है वो बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए और समझ आने वाला होना चाहिए। So let's do exercise number 3. So here we have been provided with may, should, must, shall, may, might, could and ought to. These are available modal helping verbs and we have to use them in our sentences. So I have made 3 sentences for each of these modal helping verbs. You can practice on your own to make as many sentences as you can if you understand the meaning and how to use these modal helping verbs in different sentences. So first of all we will start with helping verb may. So if we talk about may जो है वो possibility को show करता है, may जो है वो permission के लिए भी हम use करते हैं। इसके अलावा जो मे है ये किसी भी चीज़, ये परमिशन के लिए भी यूज़ किया जाता है, मे को हम रिक्वेस्ट के लिए भी यूज़ करते हैं, मे को हम पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज़ करते हैं। सो फर्स्ट सेंटेंस इज़ मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। इसमें आप एक ऑफ़र पेश कर रहे हैं। यू मे विजिट मी एट माई ऑफिस, क्या आप मुझे मेरे दफ्तर में मिल सकते हैं, इट इज़ अ पॉसिबिलिटी। इन सेंटेंस नंबर 3, मे यू पास इन योर एग्ज़ाम, इसमें आप प्रे कर रहे हैं अपने किसी भी अज़ीज़ को कि अल्लाह करे कि आप अपने इम्तिहान में पास हो जाएं। सो दिस इज़ एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। सो दीज आर 3 sentences फॉर मे। यू कैन ऐड many sentences for the modal helping verb may. On number 2 we have modal helping verb should. should जो है ये obligation के लिए यूज़ किया जाता है, और should जो है ये हमें sometimes कुछ expectations के लिए भी यूज़ किया जाता है। We should be faithful to our country, कि हमें अपने मुल्क के लिए वफ़ादार होना चाहिए। So this sentence shows our obligation or duty towards our country. In sentence number 2, you should help the poor, कि आपको गुरबा की मदद करनी चाहिए। सो दिस इज़ आल्सो अ ड्यूटी और अ पॉजिटिव ऑब्लिगेशन, कि हमें गुरबा की मदद करनी चाहिए। इन सेंटेंस नंबर 3, ही शुड नॉट टेल अ लाई, कि उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। सो ये भी एक नेगेटिव सेंस में एक ऑब्लिगेशन है, एक ड्यूटी है, एक एडवाइस है कि आपको झूठ से इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि वो एक बुरी आदत है, बुरा काम है। सो दिस वाज हेल्पिंग वर्ब शुड।
आफ्टर शुड वी हैव मॉडल हेल्पिंग वर्ब मस्ट। मस्ट को जब हम इस्तेमाल करते हैं सो हमने इसके बारे में कुछ कंडीशंस पढ़ी थी। एक कंडीशन में हमने ये कहा था कि जब हम नेसेसरी या इम्पॉर्टेंट इवेंट्स की बात करते हैं तब हम मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। जब हम अपनी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन देते हैं देन वी यूज़ मस्ट। अब हम लोग मस्ट का तब भी इस्तेमाल करते हैं व्हेन वी ट्राई टू मेक समवन टू डू समथिंग प्लेजेंट, कि जब हम कोशिश ये करते हैं कि एक इंसान को एक अच्छा एक्शन एक प्लेजेंट वे में करना चाहिए, कि हम उससे एक पॉजिटिव एक्शन के जो है वो होपफुल होते हैं। यू मस्ट बी ऑन टाइम इन ऑफिस, कि आपको वक्त पे दफ्तर में होना चाहिए। सो रीचिंग ऑफिस इज़ अ वेरी कंपल्सरी थिंग, कि दफ्तर में आपका होना ये एक मस्ट चीज़ होती है, टाइम पर होना। यू हैव टू फॉलो द टाइम रूटीन of reaching office. So here we have used must to show the importance of time. In sentence number 2, he must not abuse the orphan, कि उसे बिल्कुल भी जो यतीम है उसको गाली नहीं देनी चाहिए। यहाँ पर ये एक स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है कि आपको इस बात का पता होना चाहिए कि जो यतीम बच्चा होता है उसको बिल्कुल भी कतई तौर पे आपको गाली नहीं देनी चाहिए। इंस्टेड यू मस्ट लव और रिस्पेक्ट द ऑर्फन। सो ये भी एक स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है, ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स अ पर्सन। इन सेंटेंस नंबर 3, यू मस्ट विज़िट हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स व्हेन यू विज़िट लाहौर। सो यहाँ पे आपका एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है कि आपको अगर यू मस्ट विज़िट हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, कि आपको तारीख़ी अमारात की ज़रूर सैर करनी चाहिए व्हेन यू विज़िट लाहौर, जब आप लाहौर आएँ। सेंस का जो पहला पोर्शन है, जो पहला पार्ट है, उसमें आप मस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं कि हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स को विज़िट किया जाए। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि लाहौर इज़ फेमस फॉर इट्स हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स और गार्डन्स। सो आपको एक रीज़न का पता होना चाहिए, एक रिज़ल्ट का पता होना चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ विच यू कैन पुट योर स्ट्रॉन्ग ओपिनियन। सो दीज वर द सेंटेंसेज बिलोंगिंग टू हेल्पिंग वर्ब मस्ट। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट मॉडल हेल्पिंग वर्ब। द हेल्पिंग वर्ब इज़ शेल। शेल जो है इसको हम फ्यूचर में इस्तेमाल करते हैं जब आपने एक एक्शन को करने का इरादा किया हो कि ये वाला काम मैं आने वाले वक्त में करूँगा। वो आने वाला वक्त एडवर्ब ऑफ टाइम की सूरत में भी हो सकता है, या सेंटेंस के मीनिंग से ऐसा लग रहा हो कि एक काम जो है वो आने वाले वक्त में होगा, तो हम शेल का इस्तेमाल करते हैं। और शेल को हम मोस्टली फर्स्ट पर्सन आई या वही के साथ इस्तेमाल करते हैं। सो अगर हम सेंटेंसेस की बात करें, आई शैल मीट यू टुमारो। In this sentence, tomorrow is an adverb of time that tells us about happening of an action on the next day, कि आप एक काम अगले दिन करने वाले हैं और वो एक्शन क्या है? मीट, मिलने का, कि मैं तुम्हें कल मिलूँगा। इन सेंटेंस नंबर 2, shall we invite them to open ceremony, कि क्या हम उनको दावत देंगे टू ओपन सेरेमनी, तकरीब का आगाज़ करने के लिए। सो तकरीब का आगाज़ करने के लिए क्या हम उनको दावत देंगे? दिस इज़ एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इन सेंटेंस नंबर 3, आई शैल नॉट निगलेक्ट माई ड्यूटीज़, कि मैं अपने फ़राइज़ को नज़रअंदाज नहीं करूँगा। दिस इज़ नेगेटिव सेंटेंस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस वेयर वी हैव यूज्ड शैल विद द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई। सो शैल इन तमाम सेंटेंसेस में हमें ये बताता है कि एक एक्शन जो है वो आने वाले वक्त में, इन फ्यूचर, ऑन द नेक्स्ट डे, ऑन द नेक्स्ट मोमेंट, ऑन द नेक्स्ट आवर जो है वो कंप्लीट होगा। सो आफ्टर शेल में वी हैव माइट। माइट जो है ये मे की पास्ट फॉर्म भी कंसिडर की जाती है और इसको हम पास्ट टाइम में एक पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए भी यूज़ करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस इज़ योर ब्रदर माइट बी सिलेक्टेड इन टीम, के टीम में तुम्हारे भाई का भी इंतखाब हो सकता था। सो देयर वाज अ पॉसिबिलिटी इन पास्ट टाइम अबाउट सिलेक्शन ऑफ द सब्जेक्ट योर ब्रदर। इन सेकंड सेंटेंस, इट माइट रेन टुडे, कि आज बारिश हो सकती थी। सो ये कुछ लम्हे जो गुज़र चुके हों उनमें हम माइट की जो है वो उनमें हम माइट का जो है इस्तेमाल करते हैं कि एक इम्कान था कुछ टाइम पहले। इन सेंटेंस नंबर 3, इफ़ यू मिसलेड हिम ही माइट लॉस हिज गोल, कि अगर तुमने उसकी गलत रहनुमाई की तो वो अपने मकसद को खो सकता था। कि अगर तुम उसकी गलत रहनुमाई करते हो तो वो अपने मकसद को खो सकता था। सो यहाँ पे सो दिस इज़ अ कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2। इस कंडीशनल सेंटेंस में हमें दो क्लॉजेज नज़र आती हैं।
फर्स्ट क्लॉज जो है इफ़ यू मिसलेड हिम, दिस इज़ अ डिपेंडेंट क्लॉज, या इसको हम इफ़ क्लॉज भी कहते हैं, जिसमें एक कंडीशन मौजूद है कि अगर तुम उसकी गलत रहनुमाई करते, ही माइट लूज इज गोल, दिस इज़ एन इंडिपेंडेंट सेंटेंस और इंडिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि ये सेंटेंस अपने मीनिंग्स इंडिपेंडेंटली कन्वे कर रहा है। एंड दिस इज़ द रिज़ल्ट ऑफ द कंडीशन, कि अगर वो कंडीशन पूरी हो जाती तो उसका रिज़ल्ट क्या होता, ही माइट लूज इज गोल, कि वो अपने मकसद को खो सकता था या अपने मकसद से पीछे हट सकता था या अपने मकसद से महरूम हो सकता था। सो दिस वाज अ पॉसिबिलिटी हैविंग इन पास्ट टाइम। आफ्टर माइट वी विल डिस्कस अबाउट कुड। कुड इज़ अ हेल्पिंग वर्ब दैट वी यूज़ इन पास्ट टाइम to show the happening of an action or possibility or ability of happening of an action in past time, कि एक काम के जिसके होने की पॉसिबिलिटी और एबिलिटी जो है वो हम पास्ट टाइम में शो करते हैं। एंड दिस इज़ पास्ट फॉर्म ऑफ द मॉडल हेल्पिंग वर्ब कैन। सेंटेंस इज़ ही कुड नॉट फुलफिल हिज प्रॉमिस, कि वो अपना वादा पूरा ना कर सका। And the meaning of this sentence is the inability of doing an action in past time, कि जो सब्जेक्ट है वो पास्ट टाइम में एक एक्शन जो है उसको मुकम्मल ना कर सके। कुड यू नॉट, सेंटेंस नंबर 2, कुड यू नॉट रिसीव द गेस्ट यस्टरडे, कि क्या तुम कल मेहमानों को रिसीव ना कर सके, कि मेहमानों को मिल ना सके। सो ये एक नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ऑफ मॉडल हेल्पिंग वर्ब कुड, जिसमें और इस सेंटेंस में भी हमें इनएबिलिटी ऑफ डूइंग एन एक्शन मिलती है। सेंटेंस नंबर 3, यू कुड नॉट विन माई ट्रस्ट, कि तुम मेरा भरोसा हासिल ना कर सके। सो इन तमाम सेंटेंसेस में हमें पास्ट टेंस में मीनिंग नज़र आते हैं और हम कुड के बाद भी फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल करते हैं। सो आपको हेल्पिंग वर्ब जो है वो टाइम सीक्वेंस का मीनिंग दे देता है कि एक्शन जो है वो प्रेजेंट में हो रहा है या फ्यूचर में या पास्ट में, बट उनके साथ हम हमेशा वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। So this was all about the usage of modal helping verb, and we have completed almost 3 exercises by using modal helping verbs, and I hope कि आपको इन exercises में modal helping verb के usage की समझ आ गई होगी। और हमारी बुक्स में भी बहुत सी ऐसी एक्सरसाइजेज हमें मिलती हैं जिनमें मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल किया गया है, और उनको स्टडी करके उनके मीनिंग्स को अंडरस्टैंड करके उन टेंसेस को अंडरस्टैंड करके हमें बहुत ज़्यादा क्लियरेंस जो है इस हवाले से वो हो जाती है। सो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ये वर्कशीट, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल का हिस्सा बने। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।